शांत हो गया है, कोई इसमें शक नहीं है। ठीक है, चलिए गुफरान अंसारी साहब, आपने सुन लिया आलोक जी क्या बोल रहे हैं। और आप लोग ये ध्यान वाली जो बात है इसको क्यों मुद्दा बना रहे हैं भाई? वो तो ध्यान करते रहते हैं प्रधानमंत्री जी, और उन्होंने कहा भी है कि मुझे परमात्मा ने विशेष तौर पर भेजा है लोगों की मदद करने के लिए। तो राहुल गांधी जी उसको मुद्दा बना रहे हैं, कह रहे हैं बायोलॉजिकल नहीं है हम लोगों की तरह, उनको अडानी अंबानी की मदद करने के लिए भेजा है। तो इन सब बातों को मुद्दा क्यों बना रहे हैं आप लोग? जी नमस्कार आपको। जी अब मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं पहले तो, कि मोदी जी बायोलॉजिकल हैं कि जूलॉजिकल हैं कि लॉजिकल हैं, ये सब कुछ राहुल गांधी जी ने नहीं कहा था। ये खुद मोदी जी ने कहा था कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। एक इंटरव्यू अपने उन्होंने कहा था कभी कभी लगता है कि मुझे परमात्मा ने भेजा है। बायोलॉजिकल शब्द मोदी जी ने इस्तेमाल नहीं किया नहीं था। बायोलॉजिकल उन्होंने आपको मैं करेक्ट कर रहा हूं, उन्होंने कहा था कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझे परमात्मा ने भेजा है। उन्होंने इंटरव्यू में ये कहा था एक अपने पसंदीदा चैनल को। उसके बाद फिर विपक्ष के दलों ने ये बात को, और ये बात वैसे भी बड़े चिंता का विषय है, क्योंकि हम सब तो समझते हैं कि ये जो पूरी प्रकृति है ये बायोलॉजिकल है, जूलॉजिकल है, पर मोदी जी ऐसे कौन से चमत्कारी पुरुष है कि जिन्हें बायोलॉजिकली नहीं आए हैं, जिन्हें पता नहीं ईश्वरी चमत्कार से कुछ उत्पन्न हुए हैं। तो उत्पन्न हुए हैं तो क्यों हुए हैं? क्या अडानी अंबानी जी को स्पेशल मदद करने के लिए उत्पन्न हुए हैं? ये विपक्ष का गुट है, ये मैं इससे सहमत हूँ। क्योंकि जिस तरह की मदद 10 सालों में अपने कुछ पूंजीपति मित्रों को मोदी जी ने की है, तो ईश्वर तो ये नहीं चाहता होगा। ईश्वर तो सभी को समान रूप से देखता है, सभी की मदद समान रूप से करता है और सभी की प्रार्थनाओं को सुनता है। तो मोदी जी केवल 20-22 लोगों की प्रार्थनाओं को सुनकर उनकी मदद करने के लिए आए हैं, तो वो कैसे बायोलॉजिकल पुरुष नहीं है? अब वो तो मोदी जी समझा सकते हैं। जिस तरह के भाषण उनके हर चरण के बाद बदलते जा रहे हैं, तो वो भाषण ही बता रहे हैं कि मोदी जी कहाँ का चुनाव, एक विजन का चुनाव, देश का सबसे बड़ा चुनाव, मुद्दों के चुनाव को कहाँ लेकर जा रहे हैं। इंटरव्यू में ये बताना पड़ रहा है, पहले कहते थे कि आम चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं, अब कहते हैं बायोलॉजिकल नहीं है। तो बात इतनी है कि मोदी जी क्या करने वाले हैं? प्रचार 7वें चरण का बंद होगा, क्या करने वाले, क्या नहीं करने वाले हैं? प्रचार के लिए जा रहे हैं, अध्यात्म के लिए जा रहे हैं, या मोदी जी को, क्योंकि पूरा मीडिया लेकर जाएंगे, ये बात सच है। तो मीडिया लेकर तो आप ध्यान लगाने के लिए नहीं जा सकते। आप विवेकानंद जी से तुलना अपने आप की करते हैं, विवेकानंद जी मीडिया लेकर तो नहीं गए थे, और कोई भी अध्यात्म पुरुष मीडिया लेकर के योग करने, ध्यान करने नहीं जाता है। मोदी जी जाएंगे, उनकी आदत है, क्योंकि 30 तारीख के बाद से प्रचार थम जाएगा। तो प्रचार प्रसार 1 तारीख तक 7वें चरण तक कैसे चले और मीडिया में कैसे मोदी जी दिखते रहे, ये मोदी जी को इसका टैक्ट आता है। वो करते रहे उनके हिसाब से जैसा उनको करना है। तो राहुल गांधी जी भी कुछ कर सकते हैं। राहुल गांधी जी क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं? वो तो एक मीटिंग कर रहे हैं 1 तारीख को। राहुल गांधी जी लगातार कर रहे हैं। देखिए मैं आपसे कहता हूँ, राहुल गांधी जी को केवल 30 तारीख के बाद कोई राजनीतिक स्टंट करने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी जी लगातार पिछले कई सालों से देश के उन ज्वलंत मुद्दों को लेकर जनता के बीच में है, सड़कों पर हैं, जिनको मोदी जी निरंतर नकार रहे हैं। कभी किसानों की एमएसपी की बात मोदी जी नहीं करते, दलितों के अत्याचार की बात मोदी जी नहीं करते, महिलाओं के उत्पीड़न की बात मोदी जी चुपचाप रहते हैं, मणिपुर की बात पर मोदी जी चुपचाप रहते हैं। तो ये सभी ज्वलंत विषयों को राहुल गांधी जी ने उठाया है, देश की संसद में भी, सड़क में भी लगातार, आज से नहीं, लगातार विपक्ष का पूरा दायित्व 1 तारीख को जब वोट पड़ रहे होंगे, जब मोदी जी ध्यान लगा रहे होंगे, उस समय आपके इंडिया गठबंधन के लोग दिल्ली में मीटिंग कर रहे होंगे। तो ये मीटिंग भी तो कुछ जल्दी नहीं कर रहे हैं, नतीजे 4 तारीख को आने हैं। 1 तारीख को मीटिंग करके आप भी तो कहीं ना कहीं संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री चुन लीजिए अभी से। देखिए ये संदेश हम नहीं दे रहे हैं, ये संदेश देश दे रहा है। 6 चरणों के चुनाव में ये संदेश देश ने दे दिया है, और आपको पता है, पूरा देश जानता है कि मोदी जी का चरित्र और उनका जो राजनीतिक, इसलिए जरूरी है ये बैठक करना, क्योंकि एक बड़ा गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन, और रिजल्ट परिणाम आने का हम आश्वस्त हैं कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। उसके पास वो जादुई आंकड़े होंगे, पर इसके मोदी जी का चरित्र हम लोग जानते हैं, इसलिए हमारी तैयारी पूरी होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। पूरे गठबंधन ने तय किया है, क्योंकि कुछ नेताओं पर वैसे भी वो
दबाव डालने की कोशिश करते रहते हैं, ईडी सीबीआई से, प्रलोभन से, अलग अलग तरह से। इस बार इस देश के संविधान को बचाने का चुनाव है। हर राजनीतिक दल जो इंडिया गठबंधन में शामिल है सब चाहते हैं, सब सचेत है, कोई स्टेप आउट नहीं लेना चाहते हैं। इसलिए जैसा रणनीतिक रूप से तय हुआ है बैठकें करेंगे पूरी तरह से, जब तक रिजल्ट, परिणाम और नई सरकार का गठन नहीं होता है सचेत रहेंगे, क्योंकि मोदी जी का चरित्र पूरा देश जानता है। वो अपने आप को कैसा भी कह लें, लेकिन इतना असंवैधानिक, इतना अलोकतांत्रिक तरीका है जो अब का भारतीय जनता पार्टी का हो गया है। ठीक है, पूरी तैयारी रखेंगे आप लोग, ताकि 4 को जब नतीजे आए तो उस समय आप लोग पूरी तरह सरकार संभालने के तैयार रहें। इस बीच इन गुफरान जी, जिस तरह से आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी भी बहुत मेहनत कर रहे हैं आजकल, तो वो जो है आप लोग कहते भी हैं कि सरकार हमारी आ रही है, और भीड़ तो दिखाई देती है, इसमें कोई शक नहीं है, मुकाबला में भी दिखाई देती है आपके जो है गठबंधन, लेकिन फिर भी जो है जो प्रधानमंत्री सवाल उठाते हैं उस पर आप लोग जवाब देते नहीं हैं। आप लोग नए नए मुद्दे ही जो है लेकर आ रहे, धर्म के आधार पर आरक्षण पर जो है कोई सटीक जवाब अभी तक आया नहीं आपका। जी नवीन जी बोलिए। मैं पहले आलोक जी का एक जवाब देना चाहता हूँ, फिर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। आलोक जी ने अभी बात करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन साख को बचाने के लिए लड़ रहा है और हम यानी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं। तो उन्होंने दूसरी बात तो सही करी कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए लड़ रही है और सत्ता की ही लालच है, एक ही चीज है, एक ही उद्देश्य है। लेकिन इंडिया गठबंधन का उद्देश्य अलग है। इंडिया गठबंधन इसीलिए बना कि संविधान को बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। ये आज से नहीं, ये तानाशाही पिछले कई सालों से संसद में देखी जा रही थी। एक साथ 100-150 सांसदों को संसद में सस्पेंड कर दिया जा रहा था, चुनी हुई सरकारों को गिराया जा रहा था, जनादेश को अस्वीकार किया जा रहा था। चंडीगढ़ में जनादेश के बाद भी जिस तरह से खिलवाड़ हुआ जनादेश के साथ, वो पूरे देश ने कैमरे में देखा था। तो ये सारी लड़ाई इंडिया गठबंधन की देश के संविधान, आरक्षण और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। ये मैं पहले आपको आलोक जी को क्लियर कर दूं। आपकी लड़ाई सरकार बनाने की होगी और वो हमेशा सिद्ध होती है, पता है। दूसरी बार आपने कई बात कही कि आपने कहा कि हमने इतने करोड़ शौचालय बना दिए हैं। मैं शौचालय की सच्चाई एक बताता हूं कि प्रधानमंत्री ने वाराणसी में एक गांव गोद लिया था, जयपुर गांव का। उसमें सूरज जी का एक घर था जिसका वीडियो अभी हाल ही में बहुत वायरल हुआ था चुनाव के दौरान में, कि सूरज जी के घर में उनके पैसों से जो शौचालय बना हुआ है उस पर आंगनबाड़ी ने लिख करके आ गए कि प्रधानमंत्री जी का द्वारा शौचालय बनाया गया। तो इस तरह की सच्चाई है इस पूरे खाके की। हमारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। इस तरह के भाषणबाजी तो प्रधानमंत्री बहुत करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इलेक्टोरल बॉन्ड में इतना बड़ा चंदा लिया, इतना बड़ा स्कैम हो गया, कोविशील्ड जैसा स्कैम किया, बीफ कंपनियों से चंदा लिया, सट्टा कंपनियों से चंदा लिया और जवाबदेही कुछ नहीं। सीएजी की रिपोर्ट प्रस्तुत होती है, 7 बड़े घोटाले होते हैं। आयुष्मान भारत जैसे में 7.5 लाख फोन नंबर एक ही नंबर से रजिस्टर्ड हो जाते हैं। इतना बड़ा घोटाला होता है भारतीय जनता पार्टी का, कोई जवाबदेही नहीं। देश में दलितों के चेहरे पर, मुंह पर पेशाब करते हुए भारतीय जनता पार्टी का वीडियो वायरल होता। मणिपुर में महिलाओं को नग्न घुमाया जाता। कर्नाटका में प्रज्वल रेवन्ना जैसा केस हो जाता और प्रधानमंत्री उसके लिए वोट मांगते। तो जिस तरह का चरित्र लेकर आए हैं, उद्देश्य उनका क्लियर है कि उन्हें सरकार बनानी है, चाहे उसके लिए ब्रजभूषण सिंह जैसे से समझौता करना पड़े, चाहे देश की साफ पूरी संपत्ति 16 लाख करोड़ रुपए कुछ पूंजीपतियों का कर्ज माफ करना पड़े और कॉरपोरेट के माध्यम से देश चलाना पड़े। तो इनका एजेंडा तो क्लियर है। अब दूसरी बात मैं आपके जवाब देता हूं कि हमने धर्म के आधार पर कभी आरक्षण की बात नहीं की है। हमारा कांग्रेस पार्टी का क्लियर विजन है देश को लेकर, न्याय पत्र में स्पष्ट है। आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। न्याय पत्र में स्पष्ट है कि देश में जातिगत जनगणना कराएंगे। आरक्षण के कैब को अगर बढ़ाना पड़ा
जरूरत पड़ी तो बढ़ाएंगे, लेकिन कहीं भी ये जिक्र नहीं किया कि किसी को ठीक दर है के आधार पर आरक्षण गुफरान जी, इसमें मेरा एक सवाल है, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद लौटूंगा, सवाल पूछूंगा पर जुड़ी हैं। गुफरान जी, ब्रेक से पहले आप बात कर रहे थे, इसमें मैं एक सवाल और जोड़ देता हूं। प्रधानमंत्री ने टीएमसी, बंगाल में थे आज, टीएमसी के एमएलए हैं भरतपुर से हुमायूं कबीर, उनका एक बयान था हिंदुओं को भागीरथी में बहा देंगे। प्रधानमंत्री ने इसको उठाया और ये कहा कि आप बार बार कहते हैं कि मैं तानाशाह हूं, मुझ पर तानाशाही का आरोप लगाते हैं, तानाशाही देखनी हो तो बंगाल में आइए, यहां देखिए आप किस तरह हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है, किस तरह यहां पर सत्ता के लोग जो है एक समुदाय विशेष पर अत्याचार कर रहे हैं। बेशक मान सकते हैं प्रधानमंत्री वोटों को ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि बंगाल, झारखंड तमाम छापे पड़े और वहां करप्शन का पैसा निकला। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैं पहले कहता था न खाऊंगा न खाने दूंगा, अब मैं कह रहा हूं जो खाया गया है उसे लौटाऊंगा। ये एक बड़ा मुद्दा है जिस पर भी आप लोगों को थोड़ी मुश्किल आ सकती है। जी जी जी, मैं जवाब दूं आपका? जी बोलिए। प्रधानमंत्री जी 10 साल बाद अब ये कहने जा रहे हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा और जिन्होंने खाया है वो मैं वापस निकालूंगा। तो प्रधानमंत्री जी 10 साल लग गए आपको, आपकी सरकार थी, आपने कहा था कि 100 दिन का समय दें, 2014 के पहले आपने कहा था 100 दिन का समय दें, मेरे पास स्विस बैंक की लिस्ट है, मैं 100 दिनों में जो काला धन स्विस बैंक में विपक्ष के दलों का है वो निकाल करके लाऊंगा और 15-15 लाख रुपए देश के लोगों के खाते में यूं ही आ जाएंगे। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा था, ये उनकी गारंटी थी, ये गारंटी तो फेल हो गई। अब 10 साल बाद उनको अचानक से याद आ रहा है कि मैं खाऊंगा, जिन्होंने खाया है वो निकालूंगा। तो प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में 8-10 दिन पहले खुद कहा है कि अडानी अंबानी ने कांग्रेस को टेम्पो भर भर के पैसा दिया है, काला धन दिया है। तो क्या काला धन अडानी अंबानी के पास है? ये तो प्रधानमंत्री ने कहा है, स्पष्ट किया है। तो उनके पास अभी तक ईडी सीबीआई क्यों नहीं पहुंची? क्योंकि देश का अधिकतम धन तो इन्हीं लोगों के पास है। प्रधानमंत्री अभी भी थे, तो प्रधानमंत्री ने अब तक कोई कार्रवाई इन लोगों पर नहीं की है। नहीं कह तो रहे हैं वो कार्रवाई की है, लगातार छापे पड़ रहे हैं, पैसा वसूला जा रहा है, बहुत सारे पर कौन सी कार्रवाई की है? हिंडनबर्ग रिपोर्ट छपी तो प्रधानमंत्री और पूरी सरकार ने अडानी का बचाव किया है। जब संसद में विपक्ष के नेता पूछ रहे थे अडानी से आपका रिश्ता क्या है, तो प्रधानमंत्री जी ने बचाव किया है। और चुनाव में जब फिरने लगे तो प्रधानमंत्री खुद कहने लगे कि भ्रष्टाचार कर रहे हैं अडानी और काला धन दे रहे हैं कांग्रेस को। तो प्रधानमंत्री ये दोहरी चाल क्यों चल रहा है? पूरी सरकार बचाव में थी अडानी के, आपने भी देखा था। गुफरान अंसारी जी, झारखंड में आपका विधायक आलमगीर आलम जो है, उनके जो कर्मचारी है उनसे पैसा मिला था ना, ये तो देखा देश ने पूरा। मैं तो आपसे कह रहा हूँ, उनके पीए के नौकर के यहाँ पैसा मिला। एक विधायक जी कहते हैं कि हमें इसकी जानकारी नहीं है कि हमारे पीए के नौकर के यहाँ, लेकिन इसकी जांच कराइए स्पष्ट रूप से। जो भी दोषी है, कांग्रेस के विधायक भी कहते हैं जो भी दोषी है, सरकार किसकी है, गृह मंत्री कौन है, आप जांच कराइए। और जो भी दोषी है, आप तो एक दिन में बिना अकारण देश के मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल सकते हैं, तो आप जांच कराइए ना कि किसने भ्रष्टाचार किया। तो मैं भ्रष्टाचार पर सिर्फ इतना कहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी अगर पीएम केयर फंड का क्यों पीएम केयर फंड को राइट टू इंफॉर्मेशन से बाहर कर दिया गया, क्यों देश के लोगों को जानकारी नहीं लगनी चाहिए कि पीएम केयर जो प्रधानमंत्री राहत कोष है उसमें कितना पैसा डोनेशन लिया गया है देश से और देश के बाहर से, क्यों जानकारी नहीं लेना चाहिए। और जो सबसे बड़ा कानून भ्रष्टाचार को रोकने के लिए राइट टू इंफॉर्मेशन यूपीए गवर्नमेंट में, कांग्रेस की गवर्नमेंट में मनमोहन सिंह जी ने लाए थे, उसकी शक्तियों को प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने क्यों कम किया और इसके एवज में किस तरह के फायदे अपने पूंजीपति मित्रों को पहुंचाने के लिए पीएमओ को इसकी अकाउंटिंग से बाहर रखा, अकाउंटेबिलिटी से। आयुष्मान भारत जैसे में स्कैम हो जाता है, भारतमाला प्रोजेक्ट जैसे में स्कैम हो जाता है, द्वारका एक्सप्रेसवे में स्कैम हो जाता है, आयुष्मान भारत में हो जाता है। प्रधानमंत्री किस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं? अगर अपने अंदर झांकेंगे तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इलेक्टोरल बॉन्ड और पीएम केयर फंड में निकलेगा। इसकी जांच करा लीजिए और अपने दामन को झांक लीजिए, फिर दूसरों पे बात करना। 10 साल देश की सरकार की, 10 साल में आपने 10 सालों में कितने दोषियों पर कार्रवाई की है और उसको
आपने पुख्ता प्रूफ कर चुके हैं। एक भी जिस तरह के घोटाले झूठे यूपीए गवर्नमेंट पर यही प्रधानमंत्री ने लगाए थे, एक भी साबित नहीं कर पाए 10 सालों में। झूठ बोलना इनकी आदत है। रॉबर्ट वाड्रा जी पर लगाया था डीएलएफ में घोटाले का आरोप, कुछ नहीं साबित कर पाए। कोल घोटाला लगाया था, कुछ नहीं साबित कर पाए। झूठ बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, लेकिन राफेल जैसा घोटाले की जांच नहीं कराएंगे, इलेक्टोरल बॉन्ड की जांच नहीं कराएंगे, आप मोडानी अडानी की जांच नहीं करा पाएंगे। तो आप किस तरह का चरित्र लेकर आए मोदी जी? 10 साल ये नहीं। राफेल पे तो सुप्रीम कोर्ट क्लीन चिट दे चुका है सरकार को। नियत साफ है तो गुफरान जी, राफेल पे सुप्रीम कोर्ट क्लीन चिट दे चुका है और ये मुद्दा पिछले चुनाव में आप लोग उठा चुके हैं। इस बार तो मुद्दा बहुत लंबे समय बाद बोला गया। ठीक है, कंचन कुमारी जी आपने सुना। देखिए, तोड़ फोड़ की बात नहीं है ये। मैं पहले भी कहा हूं कि ये चुनाव जिस तरह से आलोक जी बोल रहे थे, ये चुनाव हिंदू मुस्लिम का चुनाव नहीं है। ये चुनाव देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। अगर इस पूरे यज्ञ में कोई भी विपक्ष का नेता या मोदी जी की तरफ से भी कोई, अगर उनका हृदय परिवर्तन होता है और उनके मन में ये आता है कि नहीं, ये देश को बचाने का चुनाव है, संविधान को बचाने का चुनाव है और हम इंडिया गठबंधन के साथ आना चाहते हैं, तो फिर उनका स्वागत है। और हम भी इस बारे में विचार कर रहे हैं, हमारा पूरा रणनीति इस बारे में है। यदि लोग आते हैं और देश को बचाने के लिए तैयार होते हैं तो फिर विचार की करेगी पूरे दल बैठकर विचार करेंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन एक बड़ा गठबंधन है, बड़े दल हैं। जो भी निर्णय होगा, हाँ, देश को बचाने के लिए सभी को साथ में लेना जरूरी है। आते हैं तो उनका स्वागत है। तो नीतीश जी तो मानेंगे नहीं, पीएम पद से कम पे, तो पहले भी पीएम पद ही चाह रहे थे वो, जब छोड़ गए आप लोगों को। देखिए, मैं तो सीटों पर बिल्कुल राहुल जी से सहमत हूं। हम पूर्ण बहुमत में आ रहे हैं। यदि इसके बाद भी कोई किसी का हृदय परिवर्तन होता है तो बात अलग है। भारतीय जनता पार्टी 200 का आंकड़ा नहीं छुएगी। हमारे नेता ने कहा है, बिल्कुल ये पूरा एनालिसिस करके कहा है और हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी, और अब तो मोदी जी के भाषणों से भी ये बात सच साबित होते दिख रही है। खुद अमित शाह जी ने कहा कि यदि इंडिया गठबंधन की सरकार आ गई तो पहले साल में ये करेंगे, दूसरे साल में ये करेंगे, तीसरे में। तो इनका मतलब ये है कि इनके दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार आ सकती है। इसीलिए मोदी जी अपने आप को बायोलॉजिकल भी नहीं बता रहे हैं कि कल को जवाबदेही ना लेना पड़े, कह दिया जाए कि मैं तो बायोलॉजिकल हूं ही नहीं। तो अब मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, भ्रष्टाचार पर आपने कहा था, मैं 2 मिनट और ले सकता हूँ? बोलिए बोलिए। भ्रष्टाचार पर मोदी जी बड़े भाषण दे रहे हैं बंगाल में, तो हेमंता विश्व शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, छगन भुजबल, अजीत पवार, अशोक चौहान, येदुरप्पा, ऐसे कई नाम हैं जिनको मुख्य शीर्ष पदों पर जिनसे समझौता किया गया, जिनके ऊपर बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप थे और उनके साथ सरकार चलाई है भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने, और उनको अपनी सरकार में वॉशिंग मशीन में डालकर उनको व्हाइट कॉलर का बताया जा रहा है। तो पहले अपने अंदर जाके, जिनके लिए खुद चिल्लाते थे इनके नेता के चक्की पीसिंग, अजीत पवार चक्की पीसिंग, खुद प्रधानमंत्री जी ने आरोप लगाए थे शुभेंदु अधिकारी और दूसरे जैसे नेताओं पर। तो अब भ्रष्टाचार का मतलब सिर्फ विपक्ष की ओर इशारा करना, ये कहाँ की रणनीति? भ्रष्टाचार के खिलाफ हो तो इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ भी हो गए, अपने नेताओं के भ्रष्टाचार के खिलाफ भी हो गए, खुद के भ्रष्टाचार के खिलाफ भी हो गए। राइट टू इंफॉर्मेशन जैसे कानून को कमजोर करना भ्रष्टाचार के खिलाफ होना नहीं है। भ्रष्टाचार करने का सुनियोजित तरीका ढूंढना है। प्रधानमंत्री जी को अपने अंदर झांकना चाहिए। और अब बात आती है 370 का। आलोक जी ने कहा कि हमने 370 हटा दिया, तो बहुत आपने इसका गुणगान किया, पूरे देश में आपने पब्लिसिटी की। 370 हटा दिया। अगर इतना बड़ा काम कर दिया तो आप कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे? क्यों भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही कश्मीर में, ये भी बताएंगे आप? तो आप खुद नहीं लड़ पा रहे हैं इलेक्शन और देश के लोगों से कह रहे हैं कि लेकिन गुफरान जी, कश्मीर में जैसे वोटिंग हुई है 50% या 55% वोट आ रहे हैं लगातार जो है, आप ये तो मानेंगे ना वहां के लोगों में डर खत्म हो गया है, अब लोकतंत्र में आस्था बढ़ी है। पहले तो 20% 22% वोटिंग हो रही थी। मैं आपसे ये कहता हूं कि कश्मीर में अगर 370 की वजह से ये हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं लड़ी कश्मीर में चुनाव? आप बताइए मुझे।
कश्मीर के लोगों ने बिल्कुल जागरूकता का परिचय दिया है। अगर 50% से ऊपर मतदान हुआ है तो ये बहुत सराहनीय है, और किसी भी सरकार का वहां के नागरिकों का, वोटरों को सुरक्षा देने का इसका क्रेडिट आप बीजेपी को देते नहीं है, मोदी सरकार को देते नहीं है। उन्होंने बढ़ चढ़कर वोट दिया है और सत्ता परिवर्तन के लिए वोट दिया है। मोदी जी थोड़ी है, वहां चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो उनके लिए वोट नहीं दिया है, सत्ता परिवर्तन के लिए वोट दिया है। तो बहुत अच्छी बात है, इतना निकल कर लोग वोट डाल रहे हैं कश्मीर में। ठीक, आलोक जी जवाब दीजिए इस पे। मेरे ख्याल